हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, किसी भी हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में। तो वहाँ पर डॉक्टर मेडिसिन लिखता है, मेडिकेशन लिखता है, और वो मेडिसिन लेने के लिए हमें जाना पड़ता है फार्मेसी में, चाहे वो रिटेल फार्मेसी हो या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी हो। तो वहाँ से हमें मेडिसिन की नीड हमारी फुलफिल होती है। तो आज का दोस्तों टॉपिक हमारा फार्मेसी का है कि फार्मेसी किसे कहते हैं, फार्मेसी का क्या क्या राइट्स है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें काम करने वाले पर्सन कौन होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं कि नहीं होते हैं, और देखेंगे कि जो पहली फार्मेसी स्टेब्लिश हुई कब हुई, क्या क्या इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या फार्मेसी के टारगेट्स होते हैं। तो आज की वीडियो सारा कुछ ये जानेंगे। और दोस्तों, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरे वीडियोज़ में ज़्यादा तड़क भड़क नहीं होती है, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं होती है, पर मैं जो भी कंटेंट है अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने का बहुत ही इजी वे में प्रयास करता हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसे ही वीडियो बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं फार्मेसी की डेफिनेशन क्या होती है। फार्मेसी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स कलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल सब्सटेंसेस। तो दोस्तों, फार्मेसी उसको कहते हैं, उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंदर हम केमिकल को आइडेंटिफाई करते हैं, ये कौन सा केमिकल है, उसका स्टोरेज कंपाउंडिंग करते हैं और मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, जो भी ड्रग होती है फार्मेसी एक्ट के तहत। और ये इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स कलेक्शन, जैसे जो भी कोई कंपाउंड होता है, मेडिसिन का कलेक्शन हो गया, उसका जीआरएन करना, इन करना, आउट करना, ये सारी चीज होगी। आइसोलेशन हो गया, अगर कोई इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो भी हम कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन हो गया कि कोई भी ड्रग है उस पर कोई फंगस तो नहीं है, कोई उसकी जो पैकिंग है वो वेल पैकिंग है, कोई खुली तो नहीं है, कहीं से कोई उसके अंदर बैक्टीरिया या फंगस तो नहीं आ गया। सिंथेसाइज, अगर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो उसे वो भी कर सकते हैं लैब में। एंड स्टैंडर्ड, जो भी ड्रग का स्टैंडर्ड होता है किसी भी मेडिसिन का, उसका रख रखाव हो गया कि इसको हमें कितने टेम्परेचर पर रखना है, कितने धूप से दूर रखना है उसको, कि हमें कितना उसका रूम टेम्परेचर होना चाहिए, कितना फ्रिज टेम्परेचर होना चाहिए। लाइक आपकी मान लीजिए कोई मेडिसिन फ्रिज टेम्परेचर की है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस की है, तो उसको हमें फ्रिज में रखना है। और जो बिलो 25 और 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हमको रूम टेम्परेचर के अंडर में रखना है। और मेडिसिन को हीट से दूर रखना है, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं फार्मेसी के अंडर में। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन। फार्मेसी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स कलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल सब्सटेंसेस। तो ये होगी फार्मेसी की डेफिनेशन। दोस्तों, कई बार क्या है कि फार्मेसी कई सारे स्टूडेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको फार्मेसी की डेफिनेशन नहीं पता होता। सपोज मानिए कोई पूछ ले कि चलो आप फार्मेसी कर रहे हो तो फार्मेसी की डेफिनेशन बताइए, तो उस टाइम पे बड़ा ही ऑकवर्ड फील होता है कि हम जो चीज पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उसकी हमें डेफिनेशन नहीं पता। तो दोस्तों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है फार्मेसी की। अब बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की, कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोफेशनल फार्मासिस्ट इज नोन एज हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी वो प्लेस है जहाँ पे पढ़े लिखे प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, जिनके अंडर में मेडिसिन डिस्पेंस करी जाती है, उसके अंदर में वहाँ पे मेडिसिन डिस्पेंस करने की प्रैक्टिस होती है, स्टोरेज करने की प्रैक्टिस होती है, तो उसे कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। अब बात आती है दोस्तों कि हॉस्पिटल फार्मेसी का, और मतलब जो सबसे पहली हॉस्पिटल फार्मेसी बनी वो कब बनी। हॉस्पिटल फार्मेसी हिस्ट्री, जो सबसे पहले ये नाम आया हॉस्पिटल फार्मेसी हिस्ट्री का, ये कहां से आया। तो दोस्तों, जो पहली फार्मेसी की हिस्ट्री, एज पर हिस्ट्री के हिसाब से, एज पर नोन हिस्ट्री, द फर्स्ट फार्मेसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन बगदाद इन 754 AD। AD मीन्स एनो डोमिनो होगी दोस्तों, डोमिनी होगी, जिसे BC कहते हैं हम, अंडर द अबू खलीफा ड्यूरिंग इस्लामिक गोल्डन एज। जो पहली फार्मेसी बनी थी, जो एक वैद्य थे, उन्होंने अपने जो भी उनका प्लेस था, रूम था या कुछ भी समझ लीजिए, उसमें कुछ कंपाउंड्स रख के जो भी मेडिकेशन वो करते थे आयुर्वेद में,
तो वहाँ पे उन्होंने उन मेडिसिन को लगा के सजा के अच्छी तरह करके इस्टेब्लिश करके उसको नाम दिया फार्मेसी का, जहाँ से वो अपना मेडिकेशन पेशेंट को अपना देते थे। वो हुआ था आपका बगदाद में 754 AD में, मतलब जिसे BC कहते हैं हम। और ये जो फाउंडर थे इसके अबू खलीफा थे। अब दोस्तों बात करते हैं जो फार्मेसी में काम करते हैं वो बंदे कौन होते हैं, वो पर्सन कौन होते हैं, उसे कहते हैं फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट क्या होता है दोस्तों? फार्मासिस्ट पर्सन हैविंग ए क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ और डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो जो पर्सन फार्मेसी में काम कर रहे होते हैं वो वेल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं, जिनके पास फार्मेसी की डिग्री या फिर डिप्लोमा होता है, और वो रजिस्टर्ड होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंडर में। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है हर स्टेट की, मान लीजिए दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, गुजरात का अलग है, हरियाणा का अलग है, आपका मणिपुर का अलग है, सिक्किम का अलग है। तो जिस पर्सन ने जहाँ से फार्मेसी करी है वो रजिस्टर्ड किसी भी स्टेट से करा सकता है, पर जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड कराएगा उसका लाइसेंस उसी स्टेट के अंडर में वैलिड रहेगा। बाद में उसको ट्रांसफर करा सकते हैं, वो अलग मोटिव है, पर जिस स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिडिटी उसी स्टेट में रहेगी। वहीं पे वो एज ए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी शॉप खोल सकते हैं, मेडिकल खोल सकते हैं, या फिर एज ए फार्मासिस्ट किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी में काम कर सकते हैं वो। अब दोस्तों बात आती है हॉस्पिटल फार्मेसी क्या क्या फंक्शन होते हैं, वहां पे क्या क्या होता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। प्रिक्योरमेंट होगी, जो भी कुछ भी कंपाउंड की नीड है, कुछ भी मेडिसिन की नीड है, कुछ भी हॉस्पिटल में जो भी मेडिसिन या फिर फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे प्रिक्योरमेंट होती है, मतलब परचेज होती है, उसे मंगाया जाता है ऑर्डर करके। नंबर क्या आपका स्टोरेज, कोई भी मेडिसिन है उसकी स्टोरेज हमको कैसे करनी है, लाइक कोई फ्रिज की मेडिसिन है, कोई बिलो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रखनी है, कोई हमें बिलो 20 डिग्री सेल्सियस रखनी है टेम्परेचर पे, कोई हमें बिलो 25 डिग्री सेल्सियस रखनी है, कोई 30 डिग्री सेल्सियस के अंडर में रखनी है हमको, और कौन सी मेडिसिन हीट से दूर रखनी है, किस कंडीशन में फार्मेसी के क्या एरिया होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ये सारी चीज इसके अंडर में आती है स्टोरेज के अंदर में। अब आगे आपका पैकेजिंग एंड स्टरलाइजेशन। अब कोई भी मेडिसिन की पैकिंग है तो वो खुली तो नहीं है, कोई उसकी क्वांटिटी खराब तो नहीं है, कोई क्वालिटी खराब तो नहीं है, ये भी चेक करना होता है फार्मासिस्ट को। कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं तो उसकी जो स्टरलाइजेशन है वो भी सही होनी चाहिए, लाइक कोई भी पैकिंग है उसकी पैकिंग कहीं से लूज तो नहीं है जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाए, फंगस चला जाए, जिससे मेडिसिन की जो एफिकेसी है उस पर फर्क आ जाता है। तो पैकेजिंग भी हमें मेडिसिन की देखनी होती है कि किस टाइप की है, वो कहीं से लीक तो नहीं, कहीं से खुला तो नहीं है। अब फोर्थ पे आता है कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशंस। जो भी केमिकल्स होते हैं उनका कंपाउंडिंग बनाना, मिक्सअप करना उनको और प्रिपरेशन बनाना, ये सारा फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंडर में आता है ये। अब फिफ्थ पे आता है आपको दोस्तों डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी मेडिसिन हम डिस्पेंस कर रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वो वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं, और कितने डेज की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, कैसे पेशेंट को हमें डोज खिलानी है, सुबह शाम देनी है, 3 बार देनी, 4 बार देनी है, और उसकी डोज किस टाइप से है, आईवी है, ओरल है, पेरेंट्रल है आपकी, या फिर आपकी पैचेज है, या फिर आपका लोशन है, तो किस टाइप की मेडिसिन है उस हिसाब से हमें डिस्पेंसिंग करनी है उसकी राइट वे में, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है जहाँ पे वो मेडिसिन हमें हॉस्पिटल में पहुंचानी होती है, लाइक किसी वार्ड में पहुंचानी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि पेशेंट का इंडेंट आया फार्मेसी में और हमने उस इंडेंट को निकाला, उस ऑर्डर को निकाला और रीचेक करके पैक करके काफी अच्छी तरह जो भी उसकी स्टैंडर्ड होते हैं उसके बाद पेशेंट के फ्लोर पे पहुंचा दिया उसको। अब दोस्तों बात करते हैं जो भी फार्मेसीज होती हैं तो उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कि उनके पेशेंट के प्रति क्या राइट्स होते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे किसी पेशेंट को अच्छी सर्विस मिल सके, पेशेंट के साथ जीरो एरर हो मेडिकेशन का, डिस्पेंसिंग का, सारी चीज का। तो जानते हैं वो उसके बारे में। तो नंबर 1 पे है राइट मेडिकेशन। जो भी मेडिकेशन डॉक्टर ने लिखा है वो राइट मेडिकेशन होना चाहिए, कि जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए, जिस अमाउंट में करिए, जिस क्वांटिटी में करिए, वो पेशेंट को डिस्पेंस होनी चाहिए। सेकंड पे आता है आपका राइट डोज। मान लीजिए कोई भी डोज है वो सुबह शाम लिखी है, 3 बार लिखी है, 4 बार लिखी है, आईवी लिखी है, ओरल लिखी है, या फिर आपकी पैचेज है वो, तो किस टाइप की डोज है वो बिल्कुल राइट डोज होनी चाहिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी उसी के अकॉर्डिंग डोज देनी चाहिए।
राइट टाइम होना चाहिए। अगर सुबह दोपहर 2 बजे बोला है, सुबह 9 बजे खाली पेट बोला है, 7 बजे खाली पेट बोला है, या रात को सोते टाइम 9 बजे बोला है, या फिर जो भी टाइम डॉक्टर ने डाला है उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को डोज लगनी चाहिए। राइट रूट हो गया। रूट हो गया दोस्तों कि किस रूट से मेडिसिन पेशेंट ने प्रेस्क्राइब, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी पेशेंट को। लाइक आपका पेरेंटल हो गया, ओरल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, आपका टॉपिकल हो गया, और लोकली एप्लीकेशन हो गई आपकी। जो भी रूट, जिस रूट की मेडिसिन है उसी रूट से पेशेंट को जानी चाहिए, जिससे एरर ऑफ मेडिकेशन जैसे वो कम से कम हो। राइट पेशेंट, कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में दोस्तों एक ही नाम के 2 पेशेंट होते हैं। तो होता क्या है कि हमने पेशेंट की मेडिसिन निकाली एक, और एक पेशेंट की मेडिसिन निकाली, और वो मेडिसिन पहुंच गई दूसरे पेशेंट को। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है, जो मेडिकेशन हमने निकाला है, सेम पेशेंट उसी के लिए पहुंचनी चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि किसी एक पेशेंट को दूसरी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी डॉक्टर ने, और एक पेशेंट को दूसरी मेडिसिन लिखी है, तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी तो पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो कई बार ऐसा अक्सर हो जाता है कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है तो कई सारे पेशेंट एक नाम के हो जाते हैं। तो हमें जो राइट पेशेंट है उसको भी देखना होता है कि जो मेडिसिन हम निकाल रहे हैं, जो पैक कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं, उस पेशेंट के पास ही पहुंचनी चाहिए। इसकी भी श्योरिटी होनी चाहिए दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस कंसर्न में कई बार गलतियां भी होती हैं हॉस्पिटल में, कि एक नाम की वजह से कई बार रॉन्ग डिस्पेंसिंग हो जाती है। किसी पेशेंट की दवाई किसी को पहुंच जाती है और किसी को पहुंच जाती है। राइट एजुकेट, जो भी मेडिसिन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं उसका डिस्पेंस करने का क्राइटेरिया क्या है, किस वे में उसको डिस्पेंस करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। राइट डॉक्यूमेंटेशन, अगर किसी मेडिसिन के लिए हमें किसी डॉक्यूमेंट की या प्रिस्क्रिप्शन की फोटोकॉपी की या फिर किसी और चीज़ की, डॉक्टर के लिखे किसी भी लेटर हेड की या किसी और की रिक्वायरमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट हमें फार्मेसी में एज ए रिकॉर्ड मेंशन करना होता है, रखना होता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड है और किस तरह से हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। राइट टू रिफ्यूज करने का राइट भी होता है। जैसे कोई भी पेशेंट है, मान लीजिए दवाई लेने के लिए आ गया और उसका प्रिस्क्रिप्शन वैलिड नहीं है, उसने डॉक्टर को दिखाया नहीं, वो आपके पास आ गया लेने के लिए, तो ये फार्मेसी का राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, कि बिना डॉक्टर ने, सपोज मानिए डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी उसको 5 दिन की, अब वो 5 दिन खाने के बाद फिर मेडिसिन लेने के लिए आ गए, तो उनको हमें रिफ्यूज करना है, उनको देना नहीं है कि ये पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर ने मेडिसिन आपको 5 दिन के लिए लिखी है, 5 दिन आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसके लिए आपको दोबारा से डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे कंडीशन देख के आपकी, कि आपको फ़र्क है कि नहीं है, कि आपको रियल में इसकी नीड है कि नहीं है, जब जाके आप मेडिसिन लीजिए, नहीं तो उसको हमें रिफ्यूज़ करना है। जो भी फार्मासिस्ट है ऑन ड्यूटी, उसको उस पेशेंट को रिफ्यूज़ करना है। राइट असेसमेंट, अब ये मान लीजिए कि उसको जो भी थेरेपीज वगैरह पेशेंट को, किसी को कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये भी हमें पेशेंट को बताना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है, आप ऐसे करिए, ये लीजिए, ये मत लीजिए, आप ये चीज़ें खाइए, ये चीज़ें मत खाइए। अगर डॉक्टर ने उस पर लिखा हुआ है तो वो चीज़ भी हमें पेशेंट को बतानी चाहिए। 10 पे आता है दोस्तों राइट एवेल्युएशन, मतलब कोई भी मेडिकेशन अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म से चल रहा है, सपोज मानिए कि 1 महीने से पेशेंट मेडिसिन खा रहा है कोई भी, तो डॉक्टर ने पहले 10 दिन की लिखी, फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन चेंज करी तो उसके बाद 10 दिन की और लिख दी, तो ये एवेल्यूशन होना चाहिए पेशेंट का कि ये मेडिसिन खाने से आप में इतना चेंज आया है और इस मेडिसिन को खाने से इतना आपको इतना फ़र्क आया है, आपकी जो भी डिजीज है, जो भी बीमारी है उसके अंदर, तो इसका भी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों कई बार क्या है कि कैमरा जैसे जो भी वर्ड है साफ दिखाई नहीं देता, तो मैं मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ मैं, तो जिससे कुछ कन्फ्यूजन होता है वो चीज़ क्लियर हो जाती है। अब 11 नंबर पे आता है राइट इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि मैंने पहले भी ऐड करा है ये, कि अगर एक हॉस्पिटल में, एक वार्ड में भी कई बार हो जाता है कि एक नाम के सेम पेशेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है, फार्मेसी वाले से भी हो जाता है, नर्सिंग स्टाफ से भी हो जाती है, तो इसको हमें बहुत ही केयरफुली वे में लेना है कि जो भी राइट पेशेंट है, राइट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट, उसको ही मेडिसिन पहुंचनी चाहिए। ये फार्मेसी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक वार्ड में सेम नाम के 2 पेशेंट हैं या फिर एक हॉस्पिटल में सेम नाम के 2 पेशेंट हैं,
तो जिस वार्ड में जिस बेड नंबर पे जिस पेशेंट की एज, सेक्स, मेल है फीमेल है क्या है, उसका सारा ब्यौरा जानने के बाद ही मेडिसिन उसको डिस्पेंस करनी चाहिए, उसका कंफर्मेशन लेना चाहिए। अगर सेम नाम के दो पेशेंट लेटे पड़े हैं किसी वार्ड में या हॉस्पिटल में, तो उस केस में बहुत ही सावधानी की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा हो जाता है अक्सर कि एक नाम की वजह से गलत मेडिकेशन दूसरे पेशेंट को पहुंच जाती है, उनको लग भी जाती है और कई केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। 12 पे आता है दोस्तों मेडिकेशन डिलीवरी टू द राइट पेशेंट। जी हाँ, जो मेडिसिन जिस पेशेंट के लिए निकाली है उस पेशेंट को ही मेडिसिन वो पहुंचनी चाहिए। ये नहीं है कि सेम नाम का पेशेंट है तो वो दवाई हमारी किसी दूसरे पेशेंट को पहुंच गई। अब दोस्तों बात आती है कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी या जो भी रिटेल फार्मेसी होती है उनको किस टारगेट पे काम करना चाहिए, किस वे में काम करना चाहिए जिससे वो पेशेंट को अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें, उनको क्योर कर सकें और मेडिकेशन एरर कम से कम हो। तो नंबर 1 पे आता है जीरो एरर। जो भी मेडिकेशन या डिस्पेंसिंग हो रही है उसमें जीरो एरर होना चाहिए, क्योंकि ये कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स नहीं है। इसमें गलती हो गई तो हमने चलिए आलू की जगह प्याज खा ली, प्याज की जगह बैंगन खा लिया, ये खा लिया तो उसमें आदमी बच भी जाएगा। लेकिन अगर मेडिकेशन के केस में अगर एरर हो जाता है हमसे तो उसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसलिए जीरो एरर के तहत फार्मेसी में काम होता है। इसे फार्मेसिस्ट को फॉलो करना चाहिए कि जो भी एरर है वो उसकी परसेंटेज बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, फार्मेसी के केस में और हॉस्पिटल के केस में भी। पेशेंट सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी मेडिकेशन हम निकाल रहे हैं तो उसे प्रॉपर जो भी उसके स्टैंडर्ड मेडिसिन के हैं सही है, उसकी सेफ्टी सही है कि नहीं सही है, ये भी सारी चेक करनी चाहिए। 3 पे आता है चेक एंड रीचेक। आगे आपका जो भी हम डिस्पेंसिंग कर रहे हैं उसे एक बार चेक करना चाहिए, फिर दूसरे फार्मेसी से चेक कराना चाहिए, उनसे साइन करवाने चाहिए। और जो भी स्टैंडर्ड हैं कुछ मेडिसिन के, जो लाइक आपका लुक लाइक हो गया, साउंड लाइक हो गया, आपका हाई रिस्क मेडिसिन हो गई, नार्कोटिक मेडिसिन हो गई, उनके जो भी स्टैंडर्ड हैं डिस्पेंसिंग करने के सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। दोस्तों लुक लाइक एंड साउंड लाइक मेडिसिन का जो भी कंटेंट है इसका मैं वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं। 4th पे आता है इफ एनी डाउट कंसल्ट द अथॉरिटी। अगर किसी भी तरह का डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है, जो भी हैं, जहां से वो ऑर्डर बन के आया है उनसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। कई बार क्या होता है डॉक्टर ने लिख दी मेडिसिन, कई बार नर्सिंग एड से भी गलती हो जाती है कि वो भी लिखने में गलती कर देती हैं, तो उनसे भी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, डॉक्टर से कंफर्मेशन ले सकते हैं। दोनों की जब कंफर्मेशन मैच करती है उसी केस में मेडिसिन डिस्पेंस करनी चाहिए। 4th पे आता है कलेक्शन ऑफ डाटा ड्रग। जो भी ड्रग का डाटा होता है लाइक आपकी शेड्यूल H1 हो गई और नार्कोटिक मेडिसिन हो गई, तो इन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, हमें उसकी डिस्पेंसिंग का डाटा रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये भी एक फार्मेसी जो भी फार्मासिस्ट उनका काम होता है। 6 पे दोस्तों आता है मेंटेन स्टॉक रजिस्टर। अगर कोई भी कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जिसका हमें लाइक आपके नार्कोटिक ले लीजिए आप, उसमें आपकी मोरफिन हो गया, फेंटालिन हो गया आपका, और आपका और भी काफ़ी सारी ड्रग्स होती हैं जिनका हमें स्टॉक मेंटेन करना होता है, प्रॉपर उसकी स्टॉक टेक होता है। दिन में 2 बार जो भी हैंडओवर लेगा फार्मासिस्ट, जब भी उसका स्टॉक टेक होगा और दोनों फार्मासिस्ट जब एक दूसरे को हैंडओवर देंगे उस मेडिसिन का हैंडओवर के टाइम पे, तो दोनों रजिस्टर में साइन करेंगे। ये चीज होती है मेंटेन स्टॉक रजिस्टर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।